सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दो लक्ष्य, दो अभियान एक साथ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति का निर्माण, दूसरा राष्ट्र का निर्माण। एक सेवा का काम, दूसरा इस देश के 121 करोड़ लोगों का हक उनको दिलाने के लिए आंदोलन का काम। ये दोहरा दायित्व, ये दोहरी जिम्मेदारी लेकर के भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति के तमाम कार्यकर्ता और इस पूरे आंदोलन के प्रति विश्वास रखने वाले करोड़ों भाई बहन बहुत निष्ठा के साथ इस काम में लगे हैं। एक अच्छा इंसान कैसे बने और एक मजबूत, वैभवशाली, शक्तिशाली हिंदुस्तान कैसा बने, अच्छा इंसान कैसे बने और वैभवशाली हिंदुस्तान कैसे बने। अच्छा इंसान योग और अध्यात्म के बिना बन नहीं सकता और शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने के लिए भी एक आंदोलन की नितांत आवश्यकता है। इसलिए योग का काम, सेवा का काम और आंदोलन का काम दोनों को साथ में लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस काम के लिए एक काम तो हमारा रोज शुरू हो जाता है सुबह सुबह योग का। वो व्यक्ति निर्माण के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, एक इंसान को इंसान बनाने के लिए, उसके जीवन में भगवत्ता लाने के लिए, उसके आचरण में पवित्रता हो, जीवन में सच्चरित्रता हो, एक वैर से, हिंसा से, चोरी से, दुराचार से, व्यभिचार से, तमाम तरह की इन विद्रूपताओं से, कदाचार से मुक्त एक इंसान हो। हम एक ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जिसके शरीर में कोई रोग ना हो, जिसके मन में किसी तरह के कोई विकार ना हो, जिसके जीवन में किसी तरह का कोई अंधकार ना हो। इस पूरे विषय को आपके बीच में रखें। इंसान का निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण है और बिना इंसान के निर्माण के हम एक मजबूत हिंदुस्तान का निर्माण भी नहीं कर सकते। और इंसान का निर्माण ईंट पत्थरों से नहीं होता। इंसान का निर्माण केवल मात्र पढ़ाने से भी नहीं होता। पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही कड़वा सत्य है कि जितनी भी बड़ी लूट हुई है, एक भी लूट किसी गरीब व्यक्ति ने नहीं की। सारी जितनी भी बड़ी लूट और भ्रष्टाचार है वो पढ़े लिखे लोगों ने की। ये 2G स्कैम का जो घोटाला है ये अनपढ़ लोगों ने नहीं किया है, जो करीब 1,76,000 करोड़ का है। ये करीब 70-80 हजार करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला है, ये कोई अनपढ़ लोगों ने नहीं किया है। ये 10,67,000 करोड़ का जो कोयला घोटाला किया है कोई गरीब अनपढ़ लोगों ने नहीं किया है। ये किसान, मजदूर, जवान लोगों ने नहीं किया है। इस देश के 99% किसान, मजदूर, कारीगर, इस देश के 99% हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, 99% इस देश के हिंदुस्तानी लोग, चाहे वो कम पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अनपढ़ हैं, लेकिन वो बेईमान नहीं, वो ईमानदारी से जीना चाहते हैं और मेहनत करके खाना चाहते हैं। ये 1% लोग जो कहने को पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ाई की उन्होंने तकनीकी पढ़ाई की, इनको अक्षर ज्ञान है, लेकिन इनके भीतर वो संस्कार, वो जमीर नहीं, वो भीतर से सच्चाई नहीं है, वो ईमानदारी नहीं है जो इंसान को हैवान बनाने से रोकती है। तो हमें एक काम तो इंसान के निर्माण का करना है, चरित्र निर्माण का करना है, व्यक्ति निर्माण का करना है। वो योग से सुबह सुबह हम शुरू कर देते हैं और इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। चाहे प्रलय हो जाए, चाहे आंधी तूफान आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे युद्ध हो जाए, सुबह सुबह योग वाला काम हमें कतई नहीं छोड़ना है। और योग और अध्यात्म को मूल में रख करके ही हमें आगे बढ़ना है, तो ये एक सभ्य समाज का निर्माण हो सकता है। नहीं तो बोलते हैं साहब
कोई भी आ जाए सत्ता में वही पतित हो जाता है, वही गिर जाता है। सत्ता में आने पर भी सत्य ना छूटे, सच्चाई ना छूटे, ईमानदारी ना कम हो, इसके लिए ये जरूरी है। लेकिन दूसरा पक्ष भी बहुत जरूरी है। एक तरफा काम से बात नहीं बनेगी, दो तरफा चलना पड़ता है, दोनों हाथों से काम करना पड़ता है। दो पैरों से चलेंगे तो गति होगी, दो मस्तिष्क हमारे बीच में, दो नाक हैं हमारे भीतर। इस जो है एक आत्मा एक परमात्मा, दो बड़े सत्य हैं इस जगत के। प्रकृति तो उनका सहयोग करती है, दो के बिना तो स्त्री पुरुष की गाड़ी जो है वो गृहस्थ की गाड़ी स्त्री और पुरुष के द्वारा चलती है। ज्ञान की परंपरा भी गुरु शिष्य के द्वारा चलती है। इसलिए एक तरफ ये सेवा का काम, दूसरी तरफ आंदोलन का काम, उससे ये राष्ट्र निर्माण की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ेगी। और इस संदर्भ में आज आपको बहुत कुछ बताना है, और मात्र आपको नहीं, आपके साथ साथ करोड़ों देशभक्त भारतवासी वो आस्था और संस्कार के माध्यम से हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं। आज उनको भी मैं 2 दिन से सोच रहा था, और वो सारा विषय मैं आज आप सबके लिए, कुछ विषय में पहले बातें करता था, कुछ संदर्भों में संकेत करता था, क्योंकि इतने विषय हैं हमारे सामने। आरोग्य एक विषय, और आरोग्य में भी अब जब हम कैंसर के बारे में बात करने लगते हैं तो वो घंटों की बात हो जाती है, क्योंकि बच्चों से लेकर के बड़ों तक, स्त्रियों से लेकर के और पुरुषों तक कैंसर इस कदर फैला हुआ है कि जब कैंसर की बात करते हैं तो ऐसे डर लगने लगता है, हृदय कांप उठने लगता है कि इसको रोका नहीं गया तो आगे भविष्य कैसे चलेगा हिंदुस्तान का। कोई भी चीज का इलाज नहीं कराएंगे तो वो चीज ही खराब हो जाती है। फिर जिंदगी भर के लिए गए काम से, जिंदगी भर के लिए आंख, जिंदगी भर के लिए हार्ट, जिंदगी भर के लिए किडनी खराब हो जाती है, अंग भंग हो जाता है, आयुष्य कम हो जाता है, कार्य क्षमता हमारी कम हो जाती है, रूप लावण्य कम हो जाता है, आंखों पर चश्मा ही आ गया, बाल ही झड़ गए तो आदमी तो वही बूढ़ा सा लगने लगता है। अब सबको ये स्वास्थ्य भी चाहिए, सुंदरता भी चाहिए, लावण्य भी चाहिए, रूप भी चाहिए, आयु भी पूरी चाहिए। रोग आयु को घटा देते हैं। रोग ये चिंता, भय, तनाव, ये सब भी रोगी कहलाते हैं, मानसिक रोग हैं। जितने भी शारीरिक मानसिक रोग हैं आयुष्य को घटाते हैं। और यदि आप योग की शरण में आ जाएं तो ये सारे दुख तो मिट ही जाते हैं। सबसे बड़ा मृत्यु का दुख कहा जाता है, जिसको दुनिया का कोई कितना ही धनवान बलवान हो, मृत्यु को जीत नहीं पाता। योगी तो मृत्युंजयी भी हो जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। खैर, ये सारे विषय आपके बीच में आज हम रखेंगे। तो जो है आध्यात्मिक सत्य क्या है जीवन का, फिर ये जो दूसरी हमारी आंदोलन के स्तर पर जो लड़ाई है, जिसको हम न्याय की लड़ाई बोल रहे हैं, 121 करोड़ लोगों के हक की लड़ाई बोल रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं ना, टीवी के ऊपर खूब समाचार आ रहे हैं, राज्य कह रहे हैं हम अपना हक नहीं छीनने देंगे। राज्यों का अपना अधिकार है, केंद्र का अपना अधिकार है, पुलिस का अपना अधिकार है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स वाले उनका अपना हक है, उनके अधिकार हैं। हर एक का, चपरासी से लेकर के पियून से लेकर के पीएम तक, प्रेसिडेंट तक, सबके अपने अधिकार हैं। लेकिन 121 करोड़ जो आम जनता, उसके क्या अधिकार हैं? हम 121 करोड़ लोगों का जो हक है, उनका अधिकार, उसके लड़ाई लड़ेंगे और उनको उनका हक दिलवाएंगे। तो ये एक पूरा आंदोलन है। ये इसके कई स्तर हैं। फिर ये आर्थिक स्तर पर भी लड़ाई है, ये सामाजिक स्तर पर भी लड़ाई है, ये मूल्यों के, आदर्शों के, संस्कृति के जो है के स्तर पर भी लड़ाई है बहुत। ये जल जंगल जमीन की भी लड़ाई है, भू संपदाओं के संसाधनों की भी लड़ाई है। ये हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, जिनके लिए मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था, हमारे कुछ नैसर्गिक अधिकार हैं, कुछ मौलिक अधिकार हैं, कुछ संवैधानिक अधिकार हैं, कुछ हमारे मूलभूत अधिकार हैं। और ये जितने भी देश में भू संपदाएं हैं और जितने भी संसाधन हैं, उन सब के ऊपर सबका जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा। और सब संदर्भों के बारे में भी चर्चा करें, मेरे का बहुत विषय हैं। और इनके साथ साथ मैंने कुछ और भी विषय चुने हैं कि सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तृप्ति चाहिए, वैयक्तिक सुख, इंद्रियों को सुख चाहिए, शरीर को सुख चाहिए, मन को सुख चाहिए, आत्मा को सुख, शांति, संतुष्टि, तृप्ति चाहिए। पारिवारिक सुख भी चाहिए। पारिवारिक सुख किससे मिलता है? माता पिता से, बेटा बेटी से। तो माता पिता, बेटा बेटी कैसे हों, पति पत्नी कैसे हों, आपस में एक दूसरे के साथ हमारे संबंध कैसे हों। फिर सुख का संबंध संबंधों पर भी है। सुख का संबंध
संबंधों पर भी है, संबंधों से सुख होता है? सुख का संबंध, मैंने क्या कहा, संबंधों से है। यदि हमारे संबंध अच्छे नहीं है तो हमारा सुख नहीं बढ़ सकता। धन संपत्ति ऐश्वर्य जमीन जायदाद बहुत है, लेकिन संबंध अच्छे नहीं है, पति पत्नी के, गुरु शिष्य के, बाप बेटी के, ये सब। फिर पड़ोसी का सुख, सब कुछ अच्छा है लेकिन पड़ोसी ठीक नहीं। पड़ोस हमारा अच्छा होना चाहिए, चाहे वो देश के स्तर पर हो या गांव के स्तर पर हो, देश के स्तर पर हो या विदेश के स्तर पर हो, गांव के स्तर पर हो। अब गांव में पड़ोसी ठीक नहीं तो सुबह से शाम तक हाय तौबा मचे रहते, पड़ोस में गाली गलौज होता रहता है, तो फिर अपने घर के बच्चों को भी संभाल के रखना पड़ता है। पड़ोस के घर मत जाना, वहां जाएगा तो उल्टी बातें सीख लेगा, वहां जाएगा तो दारू पीना सीख लेगा, बीड़ी पीना सीख लेगा, वह बिगड़ जाएगा। तो पड़ोस ठीक होना चाहिए, समाज ठीक होना चाहिए। समाज ठीक नहीं हो तो पता लगा कहीं हत्या हो रही है, कहीं फिरौती हो रही है, कहीं अपहरण हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है, तो घर से बाहर बेटियों का निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो सुख का संबंध बहुत बड़ा है ये। फिर देश का सुख होता है। अब आप कितने करोड़पति अरबपति हो, सड़क तो टूटी पड़ी है, तो घर में सुखी है लेकिन देश में दुखी है। बहुत से लोग घर में दुखी हैं, और हिंदुस्तान में जितने लोग कहते हैं ना हम सुखी हैं, वो घर में सुखी हो सकते हैं, देश में दुखी सारा हिंदुस्तान है। तो हम घर में भी सुखी हो, देश में भी सुखी हो, और विदेश में भी। जब हम विदेश में जाते हैं ना तो हमसे यही पूछा जाता है, आपके देश में इतना बलात्कार क्यों है, इतना भ्रष्टाचार क्यों है, इतनी भूख क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है, इतनी हिंसा क्यों है? हम क्या जवाब दें? क्योंकि वहां ये हमारे गांव के नाम नहीं जानते। जैसे आपसे मैं पूछूं जर्मनी के 2-4 शहरों का नाम बताना, मामला गोल है। आप जर्मनी से कोई आदमी आएगा ना, उसको देख करके पूछते हो कुछ भी, जर्मनी के बारे में, जापान के बारे में, फ्रांस के बारे में, इटली के बारे में, रूस के बारे में, आपसे कोई पूछे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप कुछ नहीं उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे हम जब बाहर जाते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं देश के बारे में। तो आप घर में भी सुखी हो, पहले तो व्यक्तिगत जीवन में सुखी हो, कोई रोग ना हो, कोई विकार ना हो, कोई अंधकार ना हो, घर में सुखी, देश में सुखी, और विदेश में भी आप सुखी रहें। उसके लिए जरूरी है देश का अच्छा होना। देश है तो सब कुछ ठीक है, देश नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है साहब। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो इस सब को कैसे ठीक करना है? फिर दुनिया भी सुखी रहनी चाहिए। दुनिया दुखी होगी, दुनिया में मंदी होगी, दुनिया में बेरोजगारी होगी, दुनिया में युद्ध होंगे, तो हम भी सुखी नहीं रह सकते। तो ये स्वयं से लेकर के संसार तक, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड तक, ये सब कुछ सुखी होना चाहिए। पिंड में, ब्रह्मांड में। इसलिए हम कहते हैं ओम देव शांति, प्रभु सारे द्युलोक में शांति हो, अंतरिक्षम शांति ही, पृथ्वी ही शांति, तीनों लोकों में, सारी दुनिया में शांति हो, तब जाकर के ये विश्व शांति की जो बात है ना, ये तो अब की जाने लगी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से विषय हैं, उन सब विषयों को आज आपके बीच में रखूंगा कि हमारे जीवन में फिर ये अध्यात्म विद्या का क्या अर्थ है। मैं कह रहा था, जो योग में लगे हैं वो यूं सोच रहे हैं कि भोग में सुख है, और जो भोग में लगे हैं वो सोच रहे हैं कि योग में सुख है। दोनों दुखी है। जो ब्रह्मचारी हैं वो सोचते हैं कि ब्याह करने में सुख है, और जिन्होंने ब्याह कर लिया ना, वो हमने देख करके बढ़ते रहते हैं कि बाबा जी होते तो ही अच्छा रहता है। सुख थोड़े दुख घने जगत में, दुनिया दुखी फिरे। हाँ, यो हम बचपन में थे ना तब रागनी सुना करते थे हरियाणा में। तो खैर, ये सारा संसार ऐसे ही पागल हो रखा है, इसमें कैसी बात बनेगी समझ नहीं है, समझ का फेर है, और वो ही दुनिया दुखी हो रही है। दरअसल कुछ चीजें और हैं, जैसे अनहोनी का भय बना रहता है, कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर क्या आदमी क्या करता है? फिर ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाता है। कोई ढोंगी के चक्कर में, कोई पाखंडी के चक्कर में, फिर कोई ग्रह नक्षत्र, कोई वास्तु के चक्कर में। मैंने जीवन में बचपन से लेकर के आज तक एक दिन भी किसी ढोंग आडंबर पाखंड में, भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र, मुहूर्त, ये शनि की राहु, किसी में विश्वास नहीं किया। यहां बैठा हूं तो खुद पर विश्वास किया, और उस खुदा भगवान अल्लाह परमात्मा पर भरोसा किया, अपने कर्म पर भरोसा किया। वो ही दुखी हो रहे।
कृपा चाहिए। कोई समोसे खाने में कृपा बता रहा है। बोले समोसे किसके साथ खाए थे? बोले हरी चटनी के साथ। बोले लाल चटनी के साथ खा ले, कृपा हो जाएगी। ये कृपा का कारोबार भी बड़ा विचित्र चल रहा है आजकल, बहुत बुरा हालत है। अच्छा, फिर जो है ये तो एक जगह का भंडाफोड़ हुआ है। मेरे से बहुत चैनल वालों ने कहा, मीडिया वालों ने, बोले बाबा आप भी प्रतिक्रिया दे दो। मैंने कहा भाई अभी एक ही मोर्चा खोल रखा है, इन पाखंडियों के खिलाफ बाद में खोलेंगे इकट्ठा ही। इस पाखंड को भी दूर करना पड़ेगा, लेकिन ये मोर्चा अभी नहीं खोलना, लेकिन सावधान रहना है। कर्म क्या है, धर्म क्या है, जीवन क्या है, योग क्या है, भोग क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसके दर्शन होने से अपने को क्या लाभ है, बहुत से विषय हैं। ये सब विषय भी आपके बीच में रखेंगे। फिर जीवन में मित व्ययता, आम भाषा में बोला जाता है उसको बचत, और उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है सेविंग। और वो जो बचत है उसका कैसे उपयोग करना है, इंपोर्ट को कैसे मिनिमाइज करना है राष्ट्रीय स्तर पर, एक्सपोर्ट को कैसे मैक्सिमम करना है, ये सारी चीजें किस तरह से इसके धन का, देश की संपत्ति का 121 करोड़ लोगों के हक का दुरुपयोग हो रहा है। चाहे वो, अब मैं आज एयरपोर्ट पे आ रहा था, मैं देख रहा था 80% एयरपोर्ट में जो एरिया बना हुआ है वो बिना मतलब का बना हुआ है। 80% एरिया, 20% काम का, वह शराब की दुकान, वहाँ जो है मीट की दुकान, वहाँ ये विदेशी सारी कंपनियों के कब्जे, और फिर वहाँ मतलब वहाँ एयरपोर्ट तो दिखता ही नहीं। एयरपोर्ट कहाँ है? वहाँ तो चारों तरफ देखो तो वाइन की सजी हुई दुकानें दिखती हैं। भोग पूरी तरह से, मतलब विनाश का सारा सामान है? एयरपोर्ट के ऊपर सारा विदेशी सामान 90% दुकानों में है? ये तो ये कब्जा करने की जो हायर सोसाइटी है ना, ये सब गड़बड़। तो सरकारी गाड़ियों का 50% से ज्यादा दुरुपयोग होता है, बंगलों का, और इस तरह से सारा मंत्रालयों के नाम पर लूट मची हुई है। हिंदुस्तान में वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और बाकी सब प्रधानमंत्री के अधीन कर दो, सारा मंत्रालय, उसमें जो मंत्रालय है उसमें एक एक सांसद लगा दो, एक एक सचिव लगा दो, सारे 3-4 मंत्रालयों को छोड़ करके सारे मंत्रालय बंद कर दो, हिंदुस्तान की हजारों करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। जिस किसी को देखो भाई गाड़ी लगा के, धौंस लगा के, ये सारा चक्कर क्या है? ये जितने भी असंतुष्ट लोग हैं और उनके अहंकार को तुष्ट करने के लिए देश की बर्बादी। अब अपने देश की ताकत क्या है, विदेशों में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया कैसे चल रही है, और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा है उस सब के बीच में, और अपने को फिर इस हिंदुस्तान को कहाँ लेकर के जाना है। आज हमारी ताकत क्या है, आज हमारी कमजोरी क्या है, और हम जो है सब मिलकर के इस हिंदुस्तान को कहां ले जा सकते हैं, अपने को पता होना चाहिए सारे संदर्भों में। इन सारे संदर्भों में भी बात करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को हम जोड़ रहे हैं कि आओ सब मिलकर के संगठित होकर के इस देश को आगे बढ़ाएं। हम आह्वान कर रहे थे तो मेरे पास में रोज लिस्ट बन करके तैयार होकर के आती है। अभी भी मेरे पास में जो पूरी फाइल है कि हर दिन सैकड़ों लोग तो फोन कर करके, ईमेल के माध्यम से, फैक्स कर करके यहाँ आ करके इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं। इसी क्रम में, क्योंकि अब 3 जून से दिल्ली में आंदोलन की जंग की शुरुआत हो रही है, जो 121 करोड़ लोगों के हक की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, सामाजिक आर्थिक न्याय की लड़ाई है। इस देश को आध्यात्मिक आर्थिक महाशक्ति बनाने की ये जंग है, और इस पूरे आंदोलन में, इस पूरे अभियान में, इस ईश्वरीय काम में, इस राष्ट्र काम में सब लोगों को मिलकर के साथ देना है। और क्योंकि दिल्ली की लड़ाई में हरियाणा का, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो कुछ हिस्सा, इसकी बड़ी भूमिका होती है, ये तो पूरे हिंदुस्तान की भूमिका होती है। और जब बात हरियाणा की जाती है तो वहाँ पर एक पंचायत, महापंचायत उसको कहा जाता है, महम चौबीसी। तो महम चौबीसी अठगामा महापंचायत के संयोजक भाई शमशेर खरकड़ा जी हमारे बीच में हैं, और उनका हम सब की ओर से अभिनंदन करते हैं। उनको मैं यहाँ आमंत्रित भी करता हूँ। आओ इधर ही आओ शमशेर भाई। और अब जब ये जो इस बार मई से 3रे चरण की भारत स्वाभिमान यात्रा शुरू हो रही है, उस यात्रा के दौरान हम खुद भी महम चौबीसी में जा रहे हैं।
और मैं इनके ही अनन्य मित्र और बहुत लंबा सामाजिक संघर्ष इन दोनों भाइयों ने किया है, भाई शमशेर जी ने भी और भाई रामचंद्र जांगड़ा जी भी हमारे बीच में हैं। तो रामचंद्र जांगड़ा जी का भी एक बार पूरे योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये इस अभियान में भी साथ में जुटे हैं। सारी सामाजिक ताकतों को एक साथ लेकर के ये लड़ाई लड़नी है हमको। इसीलिए संगठन के अलावा ये आंदोलन समिति पूरे देश भर में राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला, गांव स्तर पर अलग बना रहे हैं कि जो भी शक्तिशाली लोग हैं, क्योंकि देखो लड़ाई के लिए तो ताकतवर लोगों को लड़ना पड़ता है। अब जैसे फौज में ठीक है पूरे हिंदुस्तान के लोगों की सहानुभूति होती है, लेकिन लड़ने वाले 40 साल से कम उम्र के जवान ही होते हैं। तो अब ये जो देश की लड़ाई है इसमें ताकतवर लोगों की जरूरत है। वो गांव के स्तर पर हो, जिला के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हैं। तो इन्होंने मुझसे कहा कि बाबा जी अब आप तीसरे चरण की यात्रा पर निकल रहे हो, तो महम 24 में ऐतिहासिक चबूतरा है और वहां से बड़े बड़े आंदोलनों की शुरुआत हुई है और वो वहां के आमंत्रण देने के लिए आए हैं। तो हम जब हरियाणा के दौरे पर होंगे तो महम 24 में पहली बार हम भी उस वहां पर जा रहे हैं और इस जंग में सबको वहां से जोड़ेंगे। ये तो एक संदर्भ मैंने कहा, और इस तरह से मेरे पास में ये पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट में सैकड़ों नाम मेरे पास में इकट्ठे हो रहे हैं, पहले के भी हैं और अब के भी हैं। जो पूरा जीवन इसमें अर्पित करना चाहते हैं उनकी मेरे पास में एक लंबी लिस्ट है, उनको भी हम इसमें जोड़ रहे हैं और इनके नाम भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। और जो है प्राणार्पण से जो जुड़ना चाहते हैं, फिर स्वदेशी केंद्रों के लिए हमने जो जंग शुरू की कि अब इन विदेशी कंपनियों को यहां से भगाना है, तो उसके लिए हर गांव में स्वदेशी केंद्र होना चाहिए। तो स्वदेशी केंद्रों के लिए भी होड़ लगी हुई है, चाव चढ़ा हुआ है लोगों के अंदर। और इन चारों तरफ माना कि बहुत निराशाएं हैं, चारों तरफ माना कि बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन इस घनघोर निराशा के बीच में चारों ओर अविश्वास का वातावरण है। इसके बीच में भी मुझे भारत का भविष्य स्वर्णिम दिखाई देता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोग इसमें जागे हुए हैं। और चोर, भ्रष्टाचारी, लूट खसोट करने वाले वो कौन कौन है? किसी को ज्यादा पढ़ना हो, इस लूट का एक थोड़ा सा नमूना एक पुस्तक है भाई विनीत नारायण जी की, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार। इस पुस्तक को आप नेट पर भी पढ़ सकते हैं, सब खरीद नहीं सके तो www.vinitnarayan.net। बेईमान लोग कौन से किस किस पार्टी में हैं सबकी इसमें लिस्ट दे रखी है। ये कौन कौन से कैसे कैसे कारोबार पे फंसे हुए हैं, मैं बोलूंगा तो बखेड़ा होगा, तुम अपना आप ही पढ़ लियो। ये सब के नाम गाम है इसके अंदर और लिखे हुए उसके हाथ से देने वाला। ये तो एक आदमी के पास का घोटाला है। हिंदुस्तान में आपको पता लग जाएगा कि इस पूरे राजनीति में किस तरह से लोग जो है उनका दीन ईमान क्या है, एक आपको वानगी मिल जाएगी, एक सैंपल मिल जाएगा। खैर, अब मैं आपको जिस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं और पूरे देश के लोगों को मैं कहता हूं कि जब भी वो सुने ना, तो मैंने सुनने के बारे में सोचा कि लोग सुने तो कैसे सुने। एक तो ऐसे सुने कि उनको दूसरों को सुनाना है, दूसरों को बताना है। ऐसे सीखें कि दूसरों को सिखाना है, ऐसे सुने कि दूसरों को बताना है। और जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, कुछ सारी चीजें रहती, इतना दिमाग तेज थोड़ी है सबका कि एक बार सुन लिया याद हो गया। जो आंकड़े होते हैं, कुछ दस्तावेजों के बारे में कुछ संकेत होते हैं, तो उन सोर्सेज के बारे में, एजेंसियों के बारे में, जो है रिपोर्ट्स के बारे में, आंकड़ों के बारे में लिख करके रखा करें, जिससे कि आप अपनी बात को प्रामाणिकता से कह सकें। नहीं तो लोग कहेंगे वैसे ये तो जो है बात छौंक रहा है। नहीं, तो प्रामाणिकता के साथ आप बातों को नोट भी किया करें। लोग कहते हैं अमेरिका ताकतवर है, मैं कहता हूं अमेरिका दुनिया का सबसे गरीब देश है। जो जमाना कह रहा है उसके अलग, मैं ऐसी एक दो नहीं, ऐसी मैं 100 बातें आपके बीच में अभी गिना सकता हूं। जमाना कहता है कि दवाइयां कहीं बाहर से आएंगी तब हमारा इलाज होगा, मैं कहता हूं दवाइयां अपने ही भीतर हैं, यहां से शुरू करो। जमाना कहता है कि भगवान कहीं बाहर बैठा है मठ मंदिरों में, तीसरे चौथे पांचवें सातवें आसमान में, कहीं तीर्थ में, मैं कहता हूं कि भगवान तो अपने भीतर ही बैठा है। लोग कहते हैं कि कृपा कोई और करेगा, मैं कहता हूं कृपा तो भाई अपने कर्म से होगी,
अपने आत्मा में जो परमात्मा की पुकार उठ रही है उसको सुनो, भगवान की कृपा हो जाएगी। लोग कहते हैं कि सुख बाहर से आता है, मैं कहता हूं कि सुख भीतर से आता है। लोग कहते हैं, जमाना कहता है कि भारत एक गरीब देश है, अमेरिका एक अमीर देश है। मैं ऐसी सैकड़ों बातें आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं ये ज्यादा बातें हो जाएंगी तो फिर आप भूल जाते हैं ज्यादा बातों को, तो थोड़ी थोड़ी बातों पर कहना चाहता हूं। एक बड़ी बात, लोग कहते हैं भारत गरीब देश है। मैं इस बात को प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, दस्तावेजों के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ इस बात को कह रहा हूं कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे धनवान, सबसे गुणवान, सबसे महान, सबसे चरित्रवान देश है। भारत से ज्यादा ताकतवर, भारत से ज्यादा धनवान, भारत से ज्यादा बलवान, चरित्रवान, भारत से ज्यादा महान देश पूरी दुनिया का कोई सारे जहां से अच्छा। ये खाली इसलिए नहीं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, ऐसे तो बांग्लादेशी भी ऐसे बोलेंगे कि बांग्लादेश सबसे ताकतवर है, पाकिस्तानी भी यूं ही बोलेंगे, अफगानिस्तानी भी यूं ही बोलेंगे, यूके वाले बोलेंगे, बोलो हम सबसे महान हैं। बोलो करीब 70 से ज्यादा देशों से, पर आधी से ज्यादा दुनिया पर हमने राज किया है, तो महान हो जाएंगे। वो महान नहीं हो सकते, वो क्रूर हो सकते हैं, वो जाहिल हो सकते हैं, वो लुटेरे हो सकते हैं, लेकिन वो महान नहीं हो सकते। महानता का संबंध क्रूरता से नहीं है, महानता का संबंध जाहिलपना से नहीं है, बर्बरता से नहीं है, लूट से नहीं है। वो भी अपने आप को महान कहते हैं। यूके वालों के अंदर तो इतना अहंकार है, पहले हमारे यहाँ के लोग गए तो पता नहीं, और यहां आकर के हमको ब्लडी इंडियन और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, हमको बहुत अपमान किया, बहुत तिरस्कार किया हमारे जो प्रवासी भारतीय वहां रहते हैं उनके ऊपर। और आज भी जब उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले देखते हैं तो उनको वो इस तरह से टेढ़ी निगाहों से देखते हैं। वहां एक पार्टी भी बनी हुई, बोले सारे जितने भी प्रवासी लोग हमारे यहाँ पर रहते हैं अलग अलग कंट्रीज के, इनको सबको बाहर निकालना है हमको। ऐसी वहां एक राजनीतिक पार्टी भी है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। सभी देशियों तो कहते हैं कि हमारा देश महान, अमेरिका वाले सोचते हैं कि हमसे तो ज्यादा महान पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। उनमें इतना ज्यादा गुरूर है, इतनी ज्यादा अकड़, इतना ज्यादा अहंकार है, उतना तो शायद खुदा भी नहीं होगा, खुदा को, भगवान को मानते ही नहीं है। तो हम जो बात कह रहे हैं कि हमारा भारत महान है, इसके पीछे हमारे पास में एक दो नहीं सैकड़ों हजारों प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं और पूरी सत्यता है। अब देखो, अमेरिका की पोल खोलता हूं, देखो ये एक तो मेरे पास में वहां के करीब 25 सांसदों की जो फ्लोरिडा डेलीगेशन के नाम पर एक चिट्ठी लिखी, वो है, मैं इसके बारे में बताऊंगा। दूसरा बड़ा प्रमाण मैं आपको देता हूं, अमेरिका की 2 टॉप एजेंसियां, एक का नाम है कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज, ये कोई भी जाकर के नेट के ऊपर निकाल सकता है। ये सारी, इसमें अमेरिका की जितने भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की ये सबसे बड़ी संस्था है जो पार्लियामेंट को सारे डेटा उपलब्ध कराती है। वहाँ की रिसर्च वाली सबसे, जैसे हमारे यहाँ पर बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे दिए जाते हैं, देश के अलग अलग बातों के, एजुकेशन का लेवल क्या है हमारे यहाँ पर गरीबी की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ पर जो है पानी की स्थिति क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की स्थिति क्या है, तो इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, ऐसे अलग अलग सर्वे होते हैं। तो सारे वहाँ के जो टॉप सर्वे वो सारे यही एजेंसी उपलब्ध कराती है। और एक और दूसरी सबसे बड़ी संस्था है वहाँ की, इसका नाम है अमेरिकन सिटीजन अबोर्ड, ये है। अब इन दोनों की बात सुन लो, ये दोनों ये कहते हैं कि अमेरिका इतने गर्त में जा रहा है, इतने कर्ज में डूबता जा रहा है, यदि हमने अमेरिका को नहीं संभाला तो अमेरिका एक दिन दिवालिया हो जाएगा। पतंजलि, अमेरिका की जो सड़कें बनी हुई है कर्ज के पैसे से बनी हुई हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटियां बनी हुई कर्ज के पैसे से बनी हुई हैं, अमेरिका के रिसर्च सेंटर बने हुए कर्ज के पैसे से बने हुए हैं, ये जो चकाचौंध दिखाई दे रही है ये सब कर्ज के पैसे से बनी हुई है। वहां करीब ये $21 ट्रिलियन तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, करीब 1100 लाख करोड़ रुपए, और इंटरनल एक्सटर्नल कर्ज उसका करीब 1100 लाख करोड़ रुपए। कितना हो गया सारा? विदेशी लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा, और यदि वो पैसा वो वापस मांग लें तो देना पड़ेगा ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस ले लें तो फिर उनको देना पड़ेगा ना पैसा। तो $21 ट्रिलियन, जितना ट्रिलियन, 21 ट्रिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट। अमेरिका दुनिया का सबसे गरीब देश है, ये वहां की एजेंसियां कह रही है। अब और ताकत सुन लो इसकी, देखो अब मैं आपको कुछ चीजों को, अब ये फिर एक और मैंने बताया कि ब्लैक मनी भी सबसे ज्यादा ये जमा कर रहा है।
डेलावेयर सबसे बड़ा केंद्र है। पहले लोग को कहते थे ना, यही बदनाम रहता था हमेशा, जो है मॉरिशस से पैसा आ रहा है, स्विट्जरलैंड में पैसा जमा हो रहा है। सबसे ज्यादा ब्लैक मनी तो डेलावेयर में है अमेरिका के। खैर वो मैं आगे रखूंगा बात। कौन देश ताकतवर है या कमजोर है, इसके पैरामीटर क्या हैं, अब इसकी भी सुन लो। किस देश की सेविंग कितनी है, इसके ऊपर किसी देश की ताकत निर्भर करती है। जिस देश में बचत बहुत कम होती है, एक तो कर्ज है मापदंड, कर्ज तो बहुत बड़ा मापदंड है किसी भी देश का, कि कर्ज किस पर कितना है। हम पर विदेशी कर्ज के नाम पर करीब 11 लाख करोड़ रुपए कर्ज है। खाली कितना? 11 लाख। उसके ऊपर 1100 लाख करोड़, इतना ज्यादा है उसके ऊपर कर्ज किसी के ऊपर भी है भाई, उसी से तो ताकत और कमजोरी का पता लगता है ना। तो कर्ज जिसके ऊपर सबसे ज्यादा, वो कर्ज से कमजोरी का पता लगता है, वो खुद का है ही नहीं। ये यावत जुएत सुखम जिएत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मे भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो, पता नहीं मरने के बाद भाई कौन पैदा होगा नहीं होगा। ये तो सबसे बड़ा चारवाक है। अरे भाई तुम नहीं तो तुम्हारी आगे वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सुनो, कर्ज सबसे ज्यादा दुनिया का कर्जदार देश अमेरिका, दूसरा नंबर का ब्रिटेन, तीसरे का जर्मनी, जापान, चौथे पे फिर ये आते हैं और दूसरे मुल्क, चाहे वो जो है और छोटे छोटे देश। उन्होंने सैकड़ों वो जो पूरा काले धन का पूरा सच है ना, उसमें कर्ज की पूरी लिस्ट दे रखी है, देख लेना जा करके। वैसे भी वर्ल्ड बैंक IMF के उसके ऊपर भी सबको मिल जाएगा, कोई भी देख सकता है उसकी वेबसाइट के ऊपर, नेट के ऊपर भी सर्च करना सीखा करो। फिर कौन देश ताकतवर है या कमजोर है, इसका एक पैरामीटर होता है कि किसी की GDP कितनी है। तो GDP में भारत जो है, GDP में अर्थव्यवस्था का आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी, उसके देश की अर्थव्यवस्था का आकार क्या है, इकोनॉमी का साइज क्या है। तो करीब 700 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है अमेरिका की, करीब 500 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है चीन की, और 225 लाख करोड़ रुपए की करीब इकोनॉमी है जापान की, और करीब 200 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है भारत की। साइज ऑफ इकोनॉमी, कोई देश कितना ताकतवर है इसका, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मैंने कहा ये अमेरिका तो जो है ना, पराई हवा से फूल के गुब्बारा हुआ हो। अब एक तो मैंने कहा अर्थव्यवस्था, कर्ज के बाद मैंने कहा इकोनॉमी का साइज। ये चीजें आम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। अब लोग चौपाल में बैठ करके जो ताश खेलते थे, जो हुक्का पीते थे, वो भी चर्चा करने लगे। भाई बात के ऊपर विचार करो। बाबा बात तो ठीक ही कह रहा है। अब वो भी अर्थशास्त्र की बातें करने लगे, हुक्के पे बैठे हुए भी, जो ताश खेलने वाले हैं, जो गांव के मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, किसान हैं, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित वाल्मीकि वनवासी भी सोच रहे, बाबा जी बात तो ठीक करे, इसमें बात तो कोई सी गलत है नहीं, बाबा की बात तो कोई गलत ठहराओ। तो इन चीजों के ऊपर चिंतन मंथन चर्चा होनी चाहिए, पूरी हिंदुस्तान में बहस होनी चाहिए। हाँ भाई बात, यदि हमारी बात ठीक है तो मानो, और हमारी बात गलत है तो हमें डांटो, रोको। और भाई यदि हम ठीक कह रहे हैं और ये जो ठीक है ये होना चाहिए, तो बस सारे हिंदुस्तान के लोगों को इस काम में साथ देना चाहिए, क्योंकि ये बाबा की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, 121 करोड़ लोगों की हक की लड़ाई है। तो अब सुनो इसमें क्या क्या है। अब देश के बारे में बात कर रहा हूं, फिर और दूसरी बातें बाद में करेंगे। तो मैं कह रहा था कर्ज, सबसे दुनिया का कर्जदार देश कौन? अमेरिका। लेकिन इकोनॉमी का साइज भी सबसे ज्यादा किसका है, इसलिए टिका हुआ है, नहीं तो कर्जदार अभी तो मर जाता। जीने के पीछे भी कारण यही है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट वापस खींच लेंगे ना, उस दिन धड़ाम से गिरेगा। अब जैसे हमने मान लीजिए कर्ज लेकर के हॉल बना दिया हो, कर्ज लेकर के योगपीठ बना दिया हो, और बैंक वालों को जब कर्ज ना चुकाया जाए तो सारा छीन लेंगे एक ही दिन में। दादा भाई 13 दिन हो गए योग सिखाते। तो ये कर्ज वाला हिसाब किताब तो एक दिन में हो जाए। समझ में आई ना बात। अब आपने कर्ज लेकर के फैक्ट्री बना ली, कर्ज लेकर के स्कूल बना लिया, तो दूसरे दिन बैंक वाले छीनने, कर्ज लेकर ट्रैक्टर ले लिया, किस्त ना चुकाई गई, बैंक वाले को दर दे अपना, बैंक में लिया, हो गया काम। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये 4 दिन की चांदनी है कर्ज। अच्छा, अब इकोनॉमी का साइज मैंने बताया, वो इकोनॉमी का साइज भी इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि उसने गड़बड़ घोटाले कर रखे हैं। खैर अगली बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है जो है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं?
हिंदी में उसको बोलते हैं विकास दर। किस देश में एक तो जीडीपी हो गई, जीडीपी के बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज आती है वह होती है, जो है क्या बोला मैंने, विकास दर। अब विकास दर इसको भी ले लो चलो। ग्रोथ रेट में अमेरिका की ग्रोथ रेट है 2.8, माने उसके पास में यदि 1 लाख करोड़ है तो अगले साल 2,80,000 करोड़ और बढ़ जाएंगे। ये उसका बढ़ने की दर है। इसको क्या बोलते हैं, विकास दर। लिख लो, ये लोगों को बताना नहीं, ये चीजें नोट करने की हैं, इतना याद थोड़ी रहेगा थारे। अमेरिका की विकास दर क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, 2.80 कंप्लीट लिखो तो पूरा लिख लो, 2.80। चीन की जो ग्रोथ रेट है वो बड़ी जबरदस्त है। उसके साथ हमारा असली मुकाबला मैं यहीं पर आने वाला हूं। असली टक्कर अब 2 देशों की है, भारत और चीन की। ये जापान तो छोटा सा देश है, अपने ये समझ लो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बड़ा है, हरियाणा पंजाब बड़का है, और हरियाणा पंजाब में कम से कम चावल गेहूं इतना हो जाता है कि अपना गुजारा कर लेते हैं। वहां तो अनाज भी बाहर से मंगाना पड़ता है, साग सब्जियां भी बाहर से मंगानी पड़ती हैं। वो तो विज्ञान और तकनीकी के बल पर, स्वाभिमान के बल पर जिंदा और इतने खड़े हैं, अपने साथ आजाद हुए थे वो लोग भी। हिरोशिमा नागासाकी में तो बम फेंक दिया गया था। जिस देश में खाने को दाने ना होते हो, जिस देश में कोई नेचुरल रिसोर्स ना हो, गैस तेल पेट्रोल आदि बहुत ज्यादा ना हो, कोयला आदि खास ना हो, जिस देश के अंदर आबादी बहुत थोड़ी सी हो, अरे एक मुट्ठी भर छोटा सा देश और आज पूरी दुनिया में सीना तान के खड़ा है 3रे नंबर की ताकत के रूप में। ये तो भारत के लोगों का दुर्भाग्य है कि यहां के लोगों को दबाया गया, कुचला गया, रोंदा गया, सताया गया और इनको यह बताया गया कि तुम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। हिंदुस्तान के लोगों को जिस दिन अपनी शक्ति का पूरा भान हो जाएगा और करोड़ों लोगों का स्वाभिमान जाग जाएगा, उस दिन हिंदुस्तान जैसा मुल्क तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो मैं आपको पूरे तथ्यों के साथ में बताने वाला हूं। तो उसकी जो ग्रोथ रेट है चीन की, वो है 10.30, 10.30, 10.30% विकास दर, ग्रोथ रेट। और 10.30 जापान की जो ग्रोथ रेट है वो 3.90। और भारत की ग्रोथ रेट वैसे बहुत अच्छी चल रही थी, 10 के करीब चल रही थी, लेकिन इन बेईमानों ने ऐसा लोट खसोट मचाया, वो ला करके 10 से फिर वापस 6 पे 7 पर ले आए। 10.40 के करीब चल रही थी, अब करीब 7 के करीब ले आए, 6.9 के करीब। लेकिन अब ये गड़बड़ कर दी इन्होंने, उसको ठीक करना है। किसी के देश की ताकत पता लगाना हो और कौन देश दिवालिया होने वाला है, इसकी खबर भी इसी से लगती है। आपने देखा होगा ना कि अभी जो है इटली के बुरे हाल हो गए, ग्रीस का बेड़ा गर्क होने की हालत है, जर्मनी की भी बुरी हालत हो गई थी बीच में, फ्रांस की भी, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज बहुत बड़ा है, और अमेरिका की हालत बुरी हो गई थी। आपको पता लगा होगा बीच में, आप वहां संसद में संशोधन करना पड़ा, क्या कि वहां पर कर्ज है, कर्ज की किस्त चुकाने के लिए और ब्याज चुकाने के लिए पैसा नहीं था। कर्ज की किस्त और उसका ब्याज, उसको चुकाने के लिए पैसा नहीं था, उसको बढ़ाने के लिए फिर बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी। और ये जो रेटिंग कंपनी है ना कि कौन देश कितना ताकतवर है, रेटिंग कंपनियों में भी घोटाला है। ये अंतरराष्ट्रीय जो साजिश है वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र क्या है वो आपको बाद में बताएंगे, पहले इस कमजोरी और ताकत को समझ लो। देखो, इसको बोलते हैं डेफिसिट अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डेफिसिट। इसको हिंदी में बोलते हैं बजटीय घाटा, सरकारी घाटा। सरकारी खजाने पर जो घाटा पड़ता है वो कितना है, माने एक तरफ टैक्स का कलेक्शन है, एक तरफ सरकार का खर्च, चाहे सरकारी कर्मचारियों का या योजनाओं का जो खर्च है। ये सबको इतना पता होना चाहिए, सब बहुत जरूरी विषय है ये। आज आपको अर्थशास्त्र पढ़ा रहा हूं मैं, ये योग शास्त्र जितना ही जरूरी है अर्थशास्त्र भी, बिना अर्थ के अनर्थ हो रहा है सारा का सारा। तो ये जो गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, सरकारी बजट में जो घाटा है, वो -8.80, ये तो यूएस का है, -0.8। ये 9 और 10 पहुंच जाए तो समझ लो देश दिवालिया होने वाला है। तो अमेरिका 1 पॉइंट पीछे है अभी दिवालिया होने से। 10-11 पर पहुंच जाता है ना, मामला गड़बड़ हो जाता है। चीन में जो बजटीय घाटा है वो -2.10,
ये मैंने पिछले साल सारे आंकड़े भाई सिद्धार्थ से कह करके निकलवाए थे। जापान का जो वर्षीय घाटा है वो -7, भूकंप आदि के बाद उसकी और तबाही में बहुत उसका नुकसान हुआ है। फिर भारत में है -5, -5.5। अब इसके बाद अब बचत, किसी भी देश का मूल्यांकन करना हो, अब बचत में मैंने कहा विकास दर में तो आपने देख ही लिया, ग्रोथ रेट में तो अमेरिका सबसे घाटे में है। अब बचत में, बचत ये बेईमान करते ही नहीं, 5 दिन कमाते हैं 2 दिन खा जाते हैं। 5 दिन कमाया, 2 दिन में विस्की पी ली, विस्की और होटल में चले गए, फिर बर्गर पिज्जा खा लिया, और फिर और कुछ बच गया तो जो है वो एंटरटेनमेंट कर लिया, और 5 दिन के बाद फिर खा ली। एकदम अलग ही दुनिया है वहां की। 5 दिन कमाया, 2 दिन में सब गंवाया, बहुत बुरी हालत है। वहां का जो बचत है वो है 11.58। आप सीधे सीधे लिख लो, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो रहती रहती है। 11% वहां का क्या है, सेविंग है। चीन की जो सेविंग है वो बहुत जबरदस्त है, 53%। वहां के लोग बहुत बचत करते हैं, जितनी बचत होगी उतना खुशहाली आएगी। घर में देख लो, देश में देख लो तो एक ही बात है। बचत नहीं करो तो सुबह से शाम तक रसगुल्ले खाओ, रबड़ी खाओ, रसमलाई खाओ, अच्छी चीजें खाओ पियो या बुरी चीजें खाओ पियो, सारा जितना कमाया सब गंवा दिया तो क्या बचेगा। जापान की जो है वो 23% है और भारत की 34%। सबसे ज्यादा सेविंग जो है वो 2 ही देशों में है, भारत और चीन। असली मुकाबला फिर भारत और चीन में आ गया। भारत का 34 के आसपास, 34-35 रहता है। चीन का 53 से 54, 53 से 54 उसका चीन का, और भारत का 34 से 35। ये है विदेशी मुद्रा का भंडार। ये किस देश के पास कितना है, इससे भी किसी देश की ताकत का पता लगता है। इसमें भी असली टक्कर जो है फॉरेन करेंसी का भंडार। एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिफरेंट चीज है, फॉरेन करेंसी बढ़ती है एक्सपोर्ट करने से, कितना हम निर्यात करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी है चीन के पास। उसके पास है 14.380 करोड़, 14,38,000 करोड़, वो ऐसा बोला जाएगा उसको, 14,38,000 करोड़। और अमेरिका की हालात फॉरेन जो है उसमें निर्यात के मामले में, मन का है फॉरेन करेंसी के मामले में, रिसीव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड में उसकी वो की जाती है। फिर इसमें उसका अमेरिका का है मात्र 6,62,000 और जापान का है 5,31,500 और भारत का 14,34,000। तो इसमें भी असली टक्कर जो है वो भारत के बीच में ही है और चीन के बीच में। अब सबसे बड़ी बात, गोल्ड रिजर्व। सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व जो है वो चीन के पास और भारत के पास ही। भारत में दरअसल गड़बड़ मामला क्या है, जो नंबर 1 में गोल्ड रिजर्व दिखाते हैं वो बहुत थोड़ा दिखाते हैं, यहाँ नंबर 2 का मामला ज्यादा है। यहाँ रिजर्व बैंक बताता है करीब 20,000 जो है 20,000 टन सोना, 20,000 टन, और एक्चुअल में है करीब 1 लाख टन। ये गड़बड़ है। जो ऑन पेपर है, अकाउंटेबल है, वैध है, लीगल है, वो करीब 20,000 टन बताते हैं, लेकिन ये जो है ये एक्चुअल है वो करीब 1 लाख टन। अब 1 लाख टन सोने की कीमत क्या है, करीब 300 लाख करोड़। कितना? अरे जोर से तो बोलो। अब इसमें कुछ जो ईमानदारी का सोना जिन्होंने खरीद रखा है, तोड़ा, 2 तोड़ा, 10 तोड़ा, 20 तोड़ा, ऐसे, वो है बहुत थोड़ा सा। बाकी इसमें 90% तो चोरी वाला मामला है, हेरा फेरी वाला मामला है, देश के साथ धोखा और गद्दारी करके जिन लोगों ने खरीद रखा है, ये है गड़बड़। अब इसमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज और सैन्य शक्ति। नेचुरल रिसोर्सेज में भारत बहुत आगे है, लेकिन उसमें चीन के साथ टक्कर है, अमेरिका के साथ भी टक्कर, उसमें भी उसने सब अपने रिजर्व कर रखे, अभी अब निकाल नहीं रहा हो।
इसमें एक और चीज होती है, औद्योगिक जो विकास है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, ये जीडीपी के साथ ही जुड़ा हुआ सत्य है। इसमें भी असली टक्कर भारत और चीन के बीच में है। उसने हर एक जिले में ऐसे हब बना रखे हैं प्रोडक्शन के लिए, फिर वो निर्यात भी उतना ही करता है। किसी भी देश की बहुत ताकत होती है निर्यात, तो निर्यात जो है वो चीन का भारत से करीब 10 गुना ज्यादा है, एक्सपोर्ट उसका 10 गुना ज्यादा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी उसका इतना ही ज्यादा है। वहां पर जो है जो प्रशिक्षित लेबर, जैसे अपने यहाँ पर लेबर तो है लेकिन उसको वो तकनीकी लेबर नहीं है, फाड़ा चलाना जानती है, मिट्टी उठाना जानती है, इससे आगे जो उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए उसके लिए कोई प्रबंध ही नहीं है। बहुत बुरी हालत है, वो तो एक बहुत बड़ी कमजोरी है, उसको ठीक करना है। अब सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति में इसमें अमेरिका ने पूरी ये इससे डरा के रखता है पूरी दुनिया को। इसमें अमेरिका के पास जो बम है वो करीब 2000 हैं, 1950 जो डेटा उपलब्ध होता है, परमाणु बम 1950 के करीब हैं, और जो बेकार हो चुके हैं वो हैं 8500 के करीब। जब एक समय के बाद उनको फिर बेकार हो जाते हैं, काम के नहीं रहते, इसलिए जब बेकार हो जाते हैं तब दूसरे देशों पर युद्ध थोप देता है। जो पुराने पुराने हथियार हैं वो डंप कर देता है, फेंक देता है, और वे कहता है इतने पैसे हमारे खर्च हो गए, फिर उस देश से उतने पैसे ले लेता है। बहुत बुरी हालत है, खैर वो तो दूसरा है। फिर रसिया के पास में थे, अब तो टूट फूट हो गया उसमें बहुत कुछ, उसके पास भी 2430 के करीब बम है, और यूके के पास 160 के करीब, फ्रांस के पास 290 के करीब, चीन के पास करीब 180 और भारत के पास करीब 100। अब ये तो पाकिस्तान के पास भी करीब 100 के करीब है। इसमें भी बहुत गड़बड़ घोटाला है, लेकिन आपको सैन्य शक्ति के बारे में थोड़ा, लेकिन उसमें क्या हो, उसने अपने सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहा है चीन, भारत उसमें पीछे हट रहा है। ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। अब एक और बात बताता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये दुनिया, फिर सारी दुनिया, मैंने कहा भारत के जैसा कोई ताकतवर देश नहीं। हमारे ऊपर कर्ज, यदि एक आदमी के ऊपर विदेशी कर्ज की स्थिति देखी जाए तो 9090 रुपए कर्ज है एक आदमी के ऊपर, लिख लो। करीब 11 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज है अपने देश के ऊपर। अब 11 लाख करोड़ रुपए को 121 करोड़ लोगों पर बांटो, भाई कर्ज तो सबका, विदेशी कर्ज तो सबको देश के वासियों को चुकाना है। देश का अंदर का कर्ज तो इधर उधर करते रहते हैं, वो तो अंदर का ही है। इस विभाग से लिया उसमें ले लिया, लोगों की जो बचत है वो LIC की जो बचत है उसको दूसरे विभाग में खर्च कर दिया, उसको इधर खर्च कर दिया, इधर से उधर अपने देश में हो रहा हो तो। लेकिन जो बाहर का कर्ज है वो असली कर्ज है, वो है एक आदमी के ऊपर 9090 रुपए कर्ज। तो मैंने बताया 9090 रुपए, और एक आदमी के हिस्से में नेचुरल संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से, जिसके ऊपर सबका समान अधिकार है, वो जन्मसिद्ध अधिकार है सबका, इक्वल राइट है सबका, अंग्रेजी में हिंदी में कुछ भी बोल लो, 1,65,28,925। ये तो याद ही कर लेना सब लोग। एक परिवार के हिस्से में 8 करोड़, 5 आदमियों का भी एक परिवार माने तो 8 करोड़ 26 लाख, नोट कर रखा है कुछ ने, 44,628। कितना लिखाया? 8 करोड़ 26 लाख 44,628। अपने हिस्से का लिख के रख लियो, इससे ज्यादा ही मिलेगा, आगे रेट बढ़ने वाला है सब चीजों का। तो जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो जन्म से ही करोड़पति है, या कोई दरिद्र नहीं है, बस उसका अधिकार उसको मिलना चाहिए, ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये खाली मैं आपको मुंह जबानी बातें नहीं कर रहा हूं, कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं, कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं, ये हक मिलना चाहिए। मैंने कहा ना, सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार कहती है हम, ये हमारा अधिकार है, राज्य सरकार कहती है ये हमारा अधिकार है, एक PM, सारे लोग अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये 121 करोड़ लोगों के हक की लड़ाई, उनको न्याय दिलाना, ये जिस दिन हो गया ना, चलो तो पहले गड़बड़ कर गए, अब जैसे जमीनों में गड़बड़ कर दी, कोई 1000 एकड़ लेके बैठ गए, कोई 500, कोई 100, अब उनकी छीनो और गरीबों में बांटो और ये काम करो तो फिर और लड़ाई हो जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा। जैसे पहले भूदान आंदोलन चलाया विनोबा जी ने, फिर सरकार ने एक वो बनाया, कानून बनाया, उसको क्या बोलते हैं,
सीलिंग एक्ट बनाया, और ये सीलिंग एक्ट ये उत्तर प्रदेश में भी बहुतों की जमीन छीनी, फिर ये वहाँ बिहार में भी हुआ, पश्चिम बंगाल में तो बहुत बुरा हाल हुआ। तो ये सब हुआ। अब सीलिंग एक्ट लगाने के बाद में भी वो चीज़ नहीं हुई। भूमि के बारे में ये चीज़ नहीं हो सकी, क्योंकि भूमि के बारे में जैसे इन चीज़ों को लागू करोगे, कुछ तो कानून में ऐसे दांव पेच हैं, उसमें मुकदमे चलते रहते हैं, फिर इसमें ये जो है ना, ये घरेलू हिंसा भड़कने के डर रहते हैं, फिर इसमें जो है और भी कई तरह के जो है गृह युद्ध होने की इसमें संभावना बनी रहती है। लेकिन भाई ये भू संसाधन, इसके ऊपर तो आज किसी का अधिकार नहीं है। कहीं कोयला मिल जाए, लोहा मिल जाए, तेल मिल जाए, सोना मिल जाए, तो गवर्नमेंट एकदम से उसको अपने अधीन कर लेती है। वैसे तो जमीन जोतने के लिए और घर रहने के लिए अपने हैं, गवर्नमेंट जब कहे तभी अपने को उठाना पड़ा अपना सारा साजो सामान, ये कानून होता है, इस तरह की व्यवस्था बनाई हुई है। खैर, तो हम सबको जमीन बराबर नहीं दे सकते, वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं दिखता। अब कोई सारे देश के लोगों में सहमति बन जाए, बस ठीक है, बराबर बराबर बांट के रह लेते हैं, लेकिन वो कहेंगे भाई हमने, हमारे बड़ों ने मेहनत की है, ऐसे कैसे दे देंगे? बोलो, तैयार हैं देश के लोग जमीन बराबर देने के लिए? अब कह दे कोई अलग बात है, 100 में से 2-1, लेकिन देने के लिए बराबर तैयार नहीं है। लेकिन भू संपदा पर तो सब राजी हैं, क्योंकि वो किसी के कब्जे में ही नहीं है। जो सार्वजनिक है, अभी भू संपदाएं सार्वजनिक हैं, तो उसके ऊपर तो हमारा राइट है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, अब यहां गड़बड़ चल रही है। सारे देश के उद्योगपति, सारे नेता इसमें इकट्ठे हो रखे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अब मैं उनको बेईमान भी नहीं कहता इस अर्थ में, लेकिन उन्होंने यथास्थितिवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद को ऐसे बढ़ा रखा है कि ये जो है भाई, ये कोयला, ये यहां से लेकर के वहां तक, ये 500 किलोमीटर तक ये एरिया मेरा, ये कोयला यहां से मैं निकालूंगा, लोहा मैं निकालूंगा, एल्युमिनियम मैं निकालूंगा, लोहा मैं निकालूंगा, तेल मैं निकालूंगा, गैस मैं निकालूंगा। ये ऐसे ऐसे करके मुश्किल से 100 आदमी होंगे, 200 तो बहुत हो गए, बड़े तो 121, अब 121 करोड़ का हिंदुस्तान है, समझाने के लिए बता रहा हूं, मुश्किल से 100 आदमी होंगे। 100 आदमियों ने 121 करोड़ लोगों का हक छीन रखा है। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रखी हैं सुबह से शाम तक, तुमने तो देखी नहीं। दरअसल हिंदुस्तान की गड़बड़ी क्या है, कूप मंडूक हो गए हम लोग। कूप मंडूक किसको कहते हैं? कूप मंडूक बोलते हैं कुएं के मेंढक को। कुएं के मेंढक तब पूछा भाई दुनिया कितनी बड़ी, छलांग लगाई, बोले इतनी बड़ी। अब इन हरियाणा वालों से कोई कहे कि कोयले के इतने इतने बड़े पहाड़ हैं, लोहे के इतने इतने बड़े पहाड़ हैं, खजाने हैं, हीरे के खजाने हैं, बोले क्यों बावड़ा बना रहा है माने? क्योंकि इन्होंने तो पत्थर वाले पहाड़ देखे। इन यूपी वालों से कोई कह के देख ले, इन्हें देखे ही नहीं। इनको हैरत लगती है जब मैं बताता हूं अपने देश में 285.86 बिलियन टन तो कोयला है, 1144 लाख करोड़ रुपए का। यदि ये कोयले का ही पैसा हिंदुस्तान को पूरा मिल जाए तो आज हिंदुस्तान जहां खड़ा है इससे 100 गुना ज्यादा आके खड़ा हो जाए, 100 गुना।